नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तेज फैसले लेना और फिर पूरे सरकारी अमले को उस फैसले के पीछे लगा देना, यह मुख्यमंत्री योगी का स्टाइल है। और इस स्टाइल के पीछे छिपा हुआ है एक मिशन। वो मिशन 2019 है, जिसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सरकार लंबी चौड़ी योजनाओं में फंसने की बजाय 100 दिन का एजेंडा तय कर रही है। क्या सीएम योगी 2 साल बाद पीएम मोदी को 2014 से भी बड़ी जीत दिलाने की तैयारी कर रहे हैं? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रशासन का संवेदनशील होना और सीधे संवाद बनाना। मैंने सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस अधीक्षकों से एक बात कही है, कहीं कोई बात होती है तो केवल अपने सबऑर्डिनेट के भरोसे मत रहिए, सीधे संवाद करिए। यूपी में नई सरकार को अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन काम की रफ्तार देखकर लग रहा है जैसे चुनावी साल है। सवाल उठता है कि योगी सरकार के पास तो अभी पूरे 5 साल है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? सीएम आदित्यनाथ के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस जल्दी की वजह भी साफ हो गई। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए मेहनत करनी ही होगी। हमारे पास समय कहाँ है? वैसे मंत्री भी काफी रुचि लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं यूपी में बहुत संभावनाएं हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी सभी हमारे जो विभाग हैं उनका प्रस्तुतिकरण ले रहे हैं, उनमें कहाँ कमियां हैं उनका भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार रात को 1-1 बजे तक हम बैठक में रहते हैं और सुबह वो 9:30 बजे अपने दफ्तर पहुंचते हैं। यूपी सरकार लंबी योजनाएं बनाने के बजाय 100 दिन का एजेंडा तय कर रही है। हर मंत्री और अफसर को साफ निर्देश है कि कोई भी योजना बने तो उसका असर 2019 से पहले जमीन पर दिखना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जो सपना है वो 2018 से पहले हर घर को, हर खेत को, हर गरीब को हम बिजली देने का प्रयास करेंगे। 2018 से पहले हर घर को, हर खेत को, हर गरीब को हम बिजली देने का प्रयास करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए को अकेले यूपी से 73 सीटें मिली थी। 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने के बावजूद बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहराया, लेकिन इस नतीजे से सख्ती में आया विपक्ष अगली बार और एकजुट हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.7% वोट मिले, एसपी को 21.8%, बीएसपी को 22.2% और कांग्रेस को 6.2% वोट मिले। एसपी और कांग्रेस गठबंधन को कुल 28% वोट मिले, लेकिन अगले चुनाव में अगर बीएसपी भी साथ आ गई तो वोट प्रतिशत 50 को पार कर जाता है। ऐसे में मिशन 2019 को पूरा करने के लिए बीजेपी को अपना वोट प्रतिशत 50 के पार ले जाना होगा। विपक्ष की इसी रणनीति का तोड़ निकालने के लिए योगी सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। किसानों को कर्ज माफी दे चुकी सरकार अब गरीबों के लिए भी कुछ नई योजनाएं ला रही है। सबसे पहले यूपी में अन्नपूर्णा भोजनालय का ऐलान होने वाला है, जिसमें 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। राजधानी लखनऊ से योजना की शुरुआत होगी। यूपी के 14 नगर निगम में ऐसे 275 भोजनालय खोले जाएंगे। 2014 और 2017 की लहर 2019 में भी बरकरार है, इसके लिए बीजेपी के पास इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में सवाल है कि मिशन 2019 में लगे सीएम योगी का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड बनेगा। तो एक बार फिर सुनिए आज का हमारा बड़ा सवाल। हमारा सवाल यह है कि क्या योगी का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड बनेगा? आपका जो भी जवाब हो, आप अपना जवाब न्यूज़ 18 इंडिया के ट्विटर हैंडल पर हमें दे सकते हैं। आपके जवाब को हम जरूर दिखाएंगे। चलिए आप करते हैं चर्चा की शुरुआत, और इस बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं। इनके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, इतनी जल्दी में क्यों है योगी जी? क्या हम इसको देखें, क्या मिशन 2019 ये एक टारगेट है
क्योंकि मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में भी आपके बने, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है। देखिए, उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य और जिस दयनीय परिस्थिति में पड़ा था, यदि उसको जल्द से जल्द उस परिस्थिति से निकालकर एक ढर्रे पे लाना है तो उसके लिए बहुत जबरदस्त गतिशीलता की आवश्यकता है। और कोई भी सरकार हो तो मेरे विचार से उसके 3 पैमाने होते हैं जिसपे कि उसको मापा जाना चाहिए। एक होती है प्रभावकता यानी एफिकेसी, एक होती है गतिशीलता और एक होती है संवेदनशीलता। तो सरकार तीनों ही बिंदुओं के ऊपर पूरी की पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है। अगर आप देखें तो सरकार इतनी इफेक्टिव है कि आदेश निकलता नहीं है उससे पहले सड़कों के ऊपर जो अपराधी तत्व और छेड़खानी करने वाले तत्वों के हौसले टूटने लगते हैं। गतिशीलता आप देखिए, रात 1 बजे तक काम करना और इसके बाद मुख्यमंत्री जी 18 घंटे 16 घंटे काम करके थाने तक में दिखाई पड़ते हैं और प्रेजेंटेशन कुछ मंत्री परेशान भी है वैसे इस वजह से सुधांशु जी, देखिए कि क्योंकि वो जागेंगे तो उनको भी जागना पड़ेगा। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए तो योगी जी ने तो कह दिया है कि भाई वो तो कर्मयोगी की तरह काम कर रहे हैं, जिसको 16 से 18 घंटे काम करना वो अधिकारी लोग रहे, वरना अपना आगे का रास्ता देख लें। और आप देखिए संवेदनशीलता, तो चाहे किसानों का कर्ज माफ करना हो या अन्नपूर्णा थाली हो या जेनेरिक दुकानों तो के लिए 5 साल कम है क्या उसके लिए सुधांशु जी? गरीब और वंचित वर्ग के लिए 5 साल कम थे क्या? ये हम अक्सर देखा गया है, योगी जी की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से की जाती है। वो ठीक है कि वो तो अनिल कपूर के पास 1 दिन था, लेकिन यहाँ तो इनके पास 5 साल है ना, तो वो कम है क्या? देखिए, जिनको 5 साल सिर्फ सरकार चलानी है उन्हें लगता है कि अभी तो 5 साल बहुत हैं। ठीक है, मगर योगी जी को 5 साल सरकार नहीं चलानी है, उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बदलना है। वो तो उस विचार पे काम कर रहे हैं कि काल करे सो आज कर। इसलिए वो जो भी करना है वो प्रभावी ढंग से करना चाहते हैं और ये भी एक व्यवहारिक राजनीतिक सत्य है कि 2019 का चुनाव। घनश्याम तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, 5 साल तो वो लोग समय लेते हैं जिनको सरकार चलानी होती है, लेकिन यहाँ इनको काम करने हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश अब कुछ दिख रहा है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ? कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज वाराणसी में दिन दहाड़े एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी डकैती हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पुलिस इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा और इस तरह के अनेक घटनाएं पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो चुकी है। मैं आपको बता दूं तिवारी जी, अब आगे बढ़िए। हरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, केसरिया, लेकिन उस पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। सवाल पूछा, आप 45 मिनट से भारतीय जनता पार्टी के उससे मुझे मतलब नहीं है, जो मैं बात कह रहा हूं उससे मतलब है ना। मेरी बात तो सुनिए। लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। योगी जी कितने बड़े दलित भक्त हैं और उसमें आपने ये नहीं बताया कि योगी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप सुन नहीं रही हैं। तो एक तरफ ये सारी घटनाएं हो रही हैं और आपको उत्तम प्रदेश दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति एक केसरिया गमछा पहनता है और अपने आप को पुलिस समझता है। वो किसी युवा को रोमियो कह सकता है, गाय के पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति पर हमला कर सकता है, आपके राज्य में तो वो भी नहीं था, को बंद करवा सकता है, रोजगार के उत्पन्न। आपके राज्य में तो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं था। मेरे राज्य में क्या था उसका जनता हमें फैसला दे चुकी है। आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप योगी जी का प्रोपेगेंडा बढ़ाने की, मैं योगी जी का प्रोपेगेंडा या मैं यहाँ भाजपा की प्रवक्ता नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही हूँ। और अगर जवाब आपसे मांगा जाएगा तो आपको इतनी परेशानी आपको हो रही है। नहीं बताते हैं कि उनके ऊपर कितने संगीन मुकदमे हैं। इस देश का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने संगीन मुकदमे हैं जो योगी जी के ऊपर है? इस देश का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 20 साल नफरत के बीज बोए हैं? और रही बात वंदे मातरम की, जो योगी जी के व्यू हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनमें से कोई भी वंदे मातरम गाता नहीं था। तो क्या ये सब लोग के अंदर भारतीयता की कमी थी? जो व्यक्ति इतनी संकीर्ण मानसिकता रखता हो, जो इन सबको कहता है कि भारतीयता की कमी है, ये वो लोग हैं। जवाब ले लेती हूँ तिवारी जी, जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देंगे। सुधांशु जी, देखिए, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, घनश्याम जी आप कैसी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के बाद से कांग्रेस का हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। तो क्या आपका कहना है ये सारे नेता जिनका आपने नाम लिए, ये कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम नहीं गाते थे? इसलिए यह बात बिल्कुल आधारहीन और हास्यास्पद है। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। यदि आपको ये नहीं पता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। अरे भाई मैं कहता हूं कांग्रेस के अधिवेशन में आज भी गाया जाता है। 1896 से लेके आज तक कांग्रेस अधिवेशन में गाया जाता है। तो जिस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी है और देश आजाद हो चुका है। आप 1857 को ले लीजिए, 1752 को ले लीजिए, क्या हम आजाद देश की बात नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हैं आप? आज किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए ना, उनके अधिवेशन में गाया जाता है कि नहीं? विवाद वहीं समाप्त हो जाएगा। और हमेशा से गाया जाता रहा है कि नहीं? आजादी के पहले से गाया जाता रहा है कि नहीं? जो आपने हर व्यक्ति जो कि केसरिया गमछा लेकर के गुंडा बन जाता है, सभा की पहली बैठक में गाया गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। 14-15 अगस्त की रात संविधान सभा की पहली बैठक वंदे मातरम गा के शुरू हुई थी। देखिए। अच्छा, अब वर्तमान विषय पे आते हैं। और जिन लोगों ने नहीं गाया, क्या वो देशद्रोही थे? जानकारी ले लीजिए। जिन लोगों ने नहीं गाया, क्या वो देशद्रोही थे? क्या सुभाष चंद्र बोस देशद्रोही थे? क्या रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत नहीं होना चाहिए, उसका भी जवाब देता हूं। अरे भाई मैं जवाब देता हूं। जब ये पहली बार ये गाया गया कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, तो रहमतुल्लाह सयानी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हें आपत्ति नहीं थी। 1947 में आपत्ति नहीं थी, आपत्ति जिन्ना को थी 1923 में। तो जिन लोगों ने जिन्ना की विचारधारा से अपने को अलग किया, 1947 में भारत के साथ आए, जो कि वंदे मातरम गीत गाकर 15 अगस्त की रात को अस्तित्व में आया। अगर आज कोई बोलना चाहता है तो जिन्ना की विचारधारा से। चलिए ठीक है, हम यहाँ योगी जी की बात कर रहे थे, तिवारी जी और त्रिवेदी जी। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। और आपके इस बीच में यहाँ पवन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि बार बार कांग्रेस का। ठीक है सुधांशु जी, बाकी कानून व्यवस्था पे भी कह दो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमें कानून व्यवस्था पे तो कह देने दीजिए। चलिए बोलिए। हमारे यहाँ जात देखकर थाना अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और मजहब देखकर एफआईआर करनी है या नहीं करनी है नहीं तय हो रहा है। इसलिए यह अंतर आया है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। चलिए ठीक है, बुलंद नहीं हो रहे बल्कि वो हौसले डाउन हो रहे हैं। पूरे मजहब को। तिवारी जी ठीक है, पवन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे इस बीच। पवन जी को भी। आपने पूरे मजहब को गुनहगार करार दे दिया और आप कह रहे हैं आप जात। तिवारी जी एक सेकंड। जिस पार्टी का इतिहास होता है उसी का न पढ़ा जाएगा। भाजपा का इतिहास ही नहीं तो हम नहीं पढ़ पाए, माफी चाहते हैं। लेकिन सुधांशु जी बड़ा अच्छा लगा आपने कांग्रेस का इतिहास इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है। रही बात एफआईआर की, रही बात रिपोर्ट कार्ड की, तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को इतनी जल्दी ना सर्टिफिकेट देना चाहिए आदित्यनाथ जी को, न उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। अभी उनको आए हुए 15 या 20 दिन ही हुए हैं, कुछ उन्हें वक्त दिया जाए। उससे पहले मुझे नहीं लगता उनके खिलाफ हमें कुछ बोलना चाहिए। जनता ने एक फैसला दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। रही बात एफआईआर की कि किसी को मजहब देख के एफआईआर नहीं किया जा रहा, मुझे सुधांशु जी ये बताइए कि कितनी एफआईआर हुई उन लोगों के विरुद्ध जो पुलिस में संबंधित नहीं है और अपनी वाहिनी चला कर कपल्स को रोक कर, भाई बहनों को रोक कर और उनको डंडों से पीट रहे हैं। कितनी एफआईआर हुई उनके खिलाफ जो वैध बूचड़खानों को भी बंद कर रहे हैं, वैध मीट विक्रेताओं को भी बंद कर रहे हैं। कितनी एफआईआर हुई उनके खिलाफ, मुझे ये भी बता दीजिए। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी बहुत कम समय हुआ है, इतनी जल्दी हम इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ना इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे। रही बात 2019 की, तो ट्रंप का हिंदी का अर्थ होता है पछाड़ना। क्या ये मोदी जी को पछाड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी का आंतरिक मसला है कि 2019 में आपको किसको प्रोजेक्ट करना है। हमें तो लगता है कि बड़ी अच्छी रेस हो रही है योगी जी और मोदी जी में, और हम बड़े इसमें एंटरटेन हो रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा, देखिए पवन खेड़ा जी की इस बात में कम से कम यह तो स्वीकारोक्ति हो गई कि इन्होंने 2019 की हार अभी से कबूल कर ली है। हमने कहा किसको प्रोजेक्ट करेंगे, हमने नहीं कहा कौन बनेगा। मोदी जी के सपनों, वो तो जनता निर्णय लेगी। वो उत्तर प्रदेश का विकास करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट होगा, मोदी जी का मेरा शब्दों को अच्छी तरह से सुनिए सुधांशु जी, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, और रही बात एफआईआर की, अभी आपका विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है पवन जी, आपके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और कासगंज के एमएलए ने ओपनली कहा था, जिस पे चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी की है, कि अमुक मजहब का व्यक्ति यदि हमारी सरकार बन गई तो पुलिस की हैसियत नहीं होगी कि उसके गिरेबान में हाथ डाल दे। आपने कोई कार्रवाई की थी? बताइए। ये इस तरह की टिप्पणियां आपके यहाँ हो या कहीं और हो या हमारे यहाँ हो, हम उसके विरुद्ध हैं और ओपनली विरुद्ध हैं। हम इसमें कोई लाग लपेट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि सरकार के एक बड़े मंत्री हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, हम पॉलिटिकली ऑनेस्ट हैं। जाते थे अपराधियों को छुड़वाने के लिए, हमारी सरकार में योगी जी जाते हैं थाने पे ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों पे कार्रवाई। ठीक है, एक एक रिएक्शन में बाकी गेस्ट से भी ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ है। राजीव रंजन जी, आपने अभी तक की तमाम बातें सुनी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। तिवारी जी एक सेकंड राजीव रंजन जी से मेरा ये सवाल। देखिए, सबसे पहली बात है,
योगी आदित्यनाथ जी को एक बड़ा जनादेश मिला है। गिनती के कुछ दिन हुए हैं, जो काम करने का उनको मौका मिला है उसका मूल्यांकन सही अर्थों में अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए योगी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि थोड़ी जल्दबाजी में वो हैं। 2019 को लेकर के इलेक्शन मोड में पार्टी अभी से ही आ गई है, लेकिन एक दो बातें बिल्कुल साफ है। आपका एक विश्लेषण वोटों के प्रतिशत को लेकर के है कि अगर उन्हें साझा विपक्ष से अगर निपटने का मौका मिला तो उनकी चुनौती बहुत प्रभावी हो सकती है, और वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां 2019 बड़ी में बात बढ़ कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु जी, क्या यही डर है? ये एक चिंता का विषय है। और हिमानी जी, मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। ठीक है, बोलिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने चुनाव के पहले भी कहा था उत्तर प्रदेश के अगर बड़े दल बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की शक्ल तैयार कर देते, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी। और जहां तक चाल चरित्र चेहरे का सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी जो स्वाभाविक पसंद है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक तौर तरीके के, इसलिए उनके जो भी बयान है उस दिशा में अप्रत्याशित नहीं है। दो चीजें महत्वपूर्ण है, नारे और वायदों को लेकर के जो सरकारें बनती हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्कशॉप सेमिनार में जो बातें कही हैं वो सिस्टम पर करारा प्रहार है, और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल पर तो ज्यादा बड़ा प्रहार है कि अविश्वसनीय वायदों के बल पर जो सरकारें बनती हैं और बाद में जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। तो इसलिए वायदे और नारों पर योगी सरकार पर अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन लंबी बातों का इतना तो आप कहेंगे कि वो जो वायदे किए गए थे वो धीरे धीरे दिख तो रहे कम से कम पूरे होते हुए। स्टार्ट तो किया उन्होंने, बिल्कुल शुरुआत नहीं। तो की है। अगर ऐसा हुआ होता तो एक तरफ सीजेआई का बयान है और दूसरी तरफ आज जो इनके भ्रष्टाचार, सूचिता और पारदर्शिता को लेकर के इनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। येदियुरप्पा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बाई इलेक्शन के मतदाताओं को पैसा ऑफर करते दिख तो मतलब सिर्फ वो योगी जी के लिए तो नहीं है ना। जो जिन हथकंडों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े अभियान का हिस्सा उत्तर प्रदेश के 80 निर्वाचन क्षेत्र जरूर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देश के चुनाव में बाकी हिस्सों में जो उनकी कार्यप्रणाली होगी उसका असर पूरी पार्टी पर पड़ेगा। चलिए ठीक है, सुधांशु जी रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं और मैं इसका जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी हैं और शेष नारायण जी भी है। विजय शंकर तिवारी जी से भी मैं एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ, तब मैं एक न्यूट्रल वॉइस भी यहाँ पर लूंगी शेष जी से। क्या पीएम मोदी को ये रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी है, ये गुरु दक्षिणा? विजय शंकर तिवारी जी, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें हो रही है, पूरी यही रणनीति है? देखो, ये इस सारी चीज की, ये सारी बातों की चर्चा सुधांशु जी कर चुके हैं, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जो योगी जी की सरकार में जो निर्णय हुए हैं वो चिर प्रतीक्षित थे, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। दुर्भाग्य से वो क्यों नहीं हो पाए, वो उन दलों के नेता समझते होंगे। आप देखिए कि विकास की बातें हुई, विकास की योजनाएं बनाई, विकास की चर्चा हुई, विकास की चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको पहले उठना चाहिए था, वो उठे नहीं दुर्भाग्य से। बूचड़खाना, जो अवैध बूचड़खाना बंद हुए हैं, वो आप समझ लीजिए किसानों को संजीवनी मिल गई। नहीं तो अगर पशु अगर खत्म होते हैं तो उनकी जो हमारे किसान हैं उनकी समृद्धि पशु के आधारित होती है, उनको बंद करके एक बड़ा काम हुआ है। दूसरा, वंदे मातरम का विषय है, लेकिन इसे लेकर के आपको नहीं लगता है कि शिकायत भी आई थी और ये भी कहा गया था कि कुछ एक खास कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए या एक खास जाति के विरुद्ध ये काम किया जा रहा है, खिलाफ काम किया जा रहा है? हिमानी, बूचड़खाना कौन चलाता है और अवैध बूचड़खाना किसके हैं, वो जिसके भी हो उसको कष्ट होगा, वो जिसके भी होंगे उसको कष्ट होगा। इसलिए ये बेमानी चीज है कि इस जाति के हैं और इस धर्म के हैं, ये बेमानी है। नहीं, लेकिन इन फैसलों में देखा गया है, चाहे वो अवैध बूचड़खानों की बात हो, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, यहाँ पर आकर एक सफाई देनी पड़ी है, चाहे खुद मुख्यमंत्री को ही बल्कि इसमें आना पड़ा है, तो ये स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो हिमानी, देखो, ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा है। अगर किसी बात का कोई भ्रम कहीं है और हमने कोई बात कही है और कोई भ्रम पैदा हुआ है, तो भ्रम दूर करना हमारा काम है, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार का माहौल है उसमें हर अच्छी बात के लिए, हर अच्छे काम के लिए भ्रम पैदा करना यहाँ की परंपरा में सम्मिलित हो गया है। किसी बड़े से बड़े अच्छा काम, आप बताइए, एंटी रोमियो जो अभी शुरू किया गया है, माँ बहन बेटियां घर में निकलने के लिए मुश्किल होती थी, शाम को निकल नहीं सकती थी, बच्चे रोज सोचते थे कल स्कूल जाऊं कि ना जाऊं, कॉलेज जाऊं कि ना जाऊं। आज उस एक माहौल बनाया गया है कि वो आराम से जा सकें, लेकिन इस पर भी अगर कोई टिप्पणी होती है तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है।
वो ठीक है, आपने वो चीजें गिनवा दी, लेकिन इसमें भी कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारी ऐसी शिकायतें हैं, भाई बहन हो या फिर पति पत्नी हो जिनको रात भर थाने में बैठाया गया, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस दौरान आए हैं। लेकिन शेष जी को मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। शेष जी, क्या आपने कभी इससे पहले कोई ऐसा सीएम देखा है? 3 हफ्ता अभी बीता है जुम्मा जुम्मा, इतनी तेजी, इतने एक्टिव, क्या मतलब कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैंने इससे ज्यादा एक्टिव सीएम देखा है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव थे। एनटी रामाराव उससे भी ज्यादा एक्टिव थे। तो वो एक्टिव होना इशू नहीं है, इशू ये होना है कि सही दिशा में ठोस कदम उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। मैं आज तो जैसा पवन जी ने कहा उसमें जजमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। और ये राजीव रंजन ने जो बात कही वो दिलचस्प बात है कि खतरा अखिलेश यादव या कांग्रेस या मायावती से नहीं है, उनको खतरा इनकी तीनों की संयुक्त ताकत से है, इसलिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना है। और दूसरी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उनको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। सुधांशु मेरी इस बात से सहमत होंगे, ये मुख्यमंत्री के एडवाइजर रह चुके हैं और उनको मालूम है कि किस तरह से भाई लोग जो हैं अडॉप्ट कर लेते हैं सिस्टम को। अभी घनश्याम जी ने कहा ना कि कंधे पे मफलर डाल के लाल केसरिया वाला लफंगे जो हैं पुलिस बन जाते हैं। तो 2014 में जब मुलायम सिंह यादव की जीत हुई तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जो दलाल वर्ग है जिनका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था और 2012 में सरकार बन गई थी, उन लोगों ने एक पोस्टर छपाया लक्ष्य 2014, और लक्ष्य 2014 जीपों में लगा के मार पीट दलाली चोरकटाई सब उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में मुलायम सिंह अकेले जीते, मतलब उनके घर के लोग जीते। तो इसलिए इस तरह के जो लक्ष्य 2019 वाले लोग हैं, जो मिशन 2019 वाले लोग हैं, जो कंठी लगा के और अचला पहन के चालू हो गए हैं सड़कों पे, उन पर इनको नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरी एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताना चाहता हूँ, वो मोदी जी उनके गुरु वगैरह कुछ नहीं है, उनके 3 गुरु हैं। एक तो आदि योगी शंकर जी, क्योंकि ये जो नाथ पंथ है इसमें शैव भी हैं, शिव जी के भक्त भी हैं ये, और बौद्ध भी हैं, दोनों उसमें मिले हुए हैं। तो एक तो आदि योगी हैं जिनको शंकर जी कहा जाता है, और दूसरे उनके गुरु हैं महाराज गोरखनाथ जी, और जिनसे डायरेक्ट उन्होंने दीक्षा ली है वो है अवैधनाथ जी। तो बाकी जैसे इस्लाम में मना है कि किसी और को आप सिजदा नहीं करेंगे, वैसे ही नाथ पंथ में भी है कि मोदी को गुरुदक्षिणा वगैरह नहीं देंगे। गुरुदक्षिणा अगर देंगे तो दिग्विजय नाथ को, जिन्होंने की वहां पे मूर्तियां रखवाई थी, और अवैधनाथ को, जिन्होंने की बाकायदा राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और वो खुद को कि जो आज उनका जो एक राज्य को तब्दील करने का जो सपना था, उसके उनके पास में वैर-वेदाल मिला है, उनको उसका औजार मिला है और उससे वो लगे हुए हैं। तो ये अभी मेरा ये कहना कि ट्रम्प कार्ड हैं, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह चूंकि अन्यमनस्क थे, तो और कोई व्यक्ति नहीं था जो कि इस राज्य को संभाल सकता उनकी पार्टी में। ठीक है, बाकी लोग सब ऐसे ही थे। तो वो तो उनका ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड किस सावधानी से काम करेगा, इसके लिए अभी 6 महीने और मुझे दीजिए। वो ट्रम्प कार्ड किस सावधानी से काम करेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, इसके लिए थोड़ा सा वक्त अभी और चाहिए होगा। लेकिन सुधांशु जी, आपने यहाँ शेष जी की बात सुनी, आपने यहाँ राजीव रंजन जी की भी बात सुनी। वो बड़ी बात यहाँ पर उठा रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं डर है, ये माना जा रहा है कि सब इकट्ठे ना हो जाएं आपके खिलाफ, और यही कारण है कि ये जो रणनीति है या ये जो खिचड़ी पकाई जा रही है, ये उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। देखिए, ऐसा है, शेष नारायण जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से उस बात में गंभीरता का तत्व है। इसीलिए योगी जी पहले दिन से इस विषय को लेकर सजग हैं। उन्होंने देखिए कहा था कि अति उत्साह में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में कानून हाथ में लेने का प्रयास न करे, क्योंकि यह संभावना रहती है कि प्रचंड विजय के बाद अति उत्साह में या कुछ विशेष प्रकार के तत्व अपने गृहीत उद्देश्यों में उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। परंतु उस विषय में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और योगी जी की सजगता उस पर नियंत्रण रखेगी। जो उन्होंने सपा का उदाहरण दिया वो भी बहुत सही था, मगर उसमें एक अंतर है कि समाजवादी पार्टी के अंदर इस प्रकार का जो एलिमेंट है वो नैसर्गिक रूप से विद्यमान था। जब जब सपा की सरकार रही है, 89 में मुलायम सिंह की सरकार, 93 में मुलायम सिंह की सरकार, 2003 में मुलायम सिंह की सरकार और 2012 में अखिलेश की सरकार, एक 6 महीना छोड़ दिया जाए, उसके बाद वो अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ
आ जाते थे। तो इसलिए वो उनके साथ जो हुआ उसे हमारे साथ तुलना करना उचित नहीं होगा। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जो राजीव रंजन जी ने कही, उन्होंने एक बात तो ये कही कि भाई झूठे वादे नहीं करने चाहिए, तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। जब नीतीश कुमार जी आए सुशासन बाबू का वादा करके, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ बिहार के अंदर कि बताइए एक एमएलए का बेटा ओवरटेक करके गाड़ी गोली मारता, उसके बाद पुलिस पकड़ नहीं पाती जब तक कोर्ट हस्तक्षेप न करे, तो दिख गया जनता को कि वादा क्या था और हकीकत क्या थी। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, इस पर आपका निश्चित रूप से मिलकर चुनाव लड़ने की एक बात है, ये मैं कहूंगा, मगर मैं कहूंगा भाई सपा कांग्रेस तो मिलकर चुनाव लड़ी थी, क्या उनको उतना ही वोट मिला जितना 2014 में या 2012 में मिलकर मिला था? नहीं मिला ना। राजनीति में अर्थमेटिक नहीं होती है, 2 + 2 = 4 हमेशा नहीं होता है, एक केमिस्ट्री भी होती है। इसलिए अगर ये आपस में साथ में आएंगे भी तो कितनी केमिस्ट्री बन पाएगी वो एक अपने आप में अलग व्याख्यान का विषय है, जिसके ऊपर आप शेष नारायण जी से या अन्य लोगों से पूछेंगे तो वो बेहतर व्याख्यान। आपकी बात का जवाब राजीव रंजन जी देना चाह रहे हैं। जी राजीव जी। देखिए, सबसे पहले सुधांशु जी, मेरे विश्लेषण से आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन बिहार में जिस तरह से आपकी करारी पराजय को बिहार की जनता ने सुनिश्चित किया, वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बने महागठबंधन के कारण संभव हो पाया। नहीं तो 2014 में जो लोकसभा में आपकी बिहार में जो जीत हुई थी, उससे आप इस भ्रम में थे कि बिहार में उस जीत को दोबारे आप दोहरा पाएंगे। हमारा ये कहना है कि आज एक सच्चाई, इस सच को सबको स्वीकार करना होगा कि गैर कांग्रेसवाद की जगह गैर भाजपावाद के तर्ज पर इस देश में अगर व्यूह रचना नहीं बनती है, प्रतिपक्ष के दल भाजपा और संघ के डिवाइसिव एजेंडे के खिलाफ एक नहीं होते हैं, तो आपकी चुनौती को स्वीकार करना मैं नहीं समझता हूं कि बहुत हल्के में आपकी चुनौती को लिया जा सकता है। ठीक है। जहर घोलने का काम आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप कर रहे हैं, और इसका प्रभावी तरीका है आपसे मुकाबला करने के लिए कि हम सब अपने अहंकार को भूल करके एकजुट हों और आपकी ताकत को हम छीन करने में लगे। इसलिए मुझे नहीं लगता आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन 2019 की आपको जो चुनौती हम लोगों से मिलेगी उसको लेकर के आपको तैयारियां निश्चित तौर पर करनी चाहिए। तो साथ आने वाले कब आने वाले? देखिए, वो तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आजकल विनाश जो है विकास का मुखौटा पहनकर आता है। 2014 से हम ये परंपरा देख रहे हैं। और रही बात मुखौटों की, तो भाजपा में मुखौटों की एक परंपरा रही है। अटल जी आए, मुखौटा बनकर, असली चेहरा अडवाणी जी थे, फिर अडवाणी जी भी पीछे हट गए, मोदी जी अब मुखौटा बन रहे हैं, असली चेहरा कुछ और है। तो ये जो बात विकास की करते हैं, सड़क पर क्या हो रहा है पवन जी, अब देखते हैं, वक्त बताएगा। सामने दिख रहा है अलवर में क्या हुआ, किस तरफ सड़कों पे क्या हो रहा है, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की या भद्रक उड़ीसा में, जहां जहां इनको चुनाव जीतना है, जहां इनका चुनाव होने वाला है, वहां की सड़कों पर आप देख लीजिए, असली चेहरा आपको दिख जाएगा। तो मुखौटे और मुखड़े के बीच की लाइन अब मिटती सी चली जा रही है। ठीक है। और रही बात गुरु दक्षिणा की, तो मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि आदित्यनाथ जी उनको अपना गुरु माने, क्योंकि मोदी जी ने अपने स्वयं के गुरु के साथ क्या किया वो अडवाणी जी से जाकर आप पूछ लीजिएगा। सुधांशु जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, पवन खेड़ा जी ने बहुत अच्छा विषय निकाला मुखौटे का। पूरे देश ने देखा मनमोहन सिंह जी क्या थे, प्रधानमंत्री के पद को आपने मुखौटा बना के यूज किया, पीछे कोई और था। हमने मनमोहन सिंह जी की बात सुनी, जनता ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया। आपकी मनोवृत्ति वही है, वही दिखाई पड़ रहा है। बात हमने ऐलानिया कहा सुनी, देखिए इसीलिए अंतर है। जीएसटी पास हुआ, मुझे बोलने दीजिए ना। देश ने देख लिया आपकी ये बात। अरे मान्यवर, अब जब आप बोल रहे थे मैंने एक भी शब्द का हस्तक्षेप नहीं किया। पवन जी नागपुर में है, हमें अभी नहीं समझ रहा कितने लोगों के हाथ में 180 संगठन है आरएसएस के, सबके पास एक एक रिमोट कंट्रोल दे दिए आप। तो और मोदी जी एक हेल्पलेस, असहाय से मुखौटा बन के रह गए हैं। मान्यवर, अब आप ही बोलते रहेंगे या मुझे बोलने का मौका देंगे? आप बोलिए। चलिए ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। एक मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुकना होगा। सुधांशु जी आपसे मैं जवाब लूंगी, विजय शंकर तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शेष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, तब मैं ये तीनों रिएक्शन लूंगी। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है और बिना देर किए सुधांशु त्रिवेदी जी का हम जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, ब्रेक से पहले जो आरोप आप पर लगे, जो तमाम सवाल आपसे किए गए, उनका जवाब। देखिए, मुखौटे की उन्होंने बात कही, मैं जवाब देना चाहता हूं। मुखौटा किसे कहते हैं? बटाला हाउस इनकाउंटर इनके जमाने में इनकी पुलिस ने किया और उनके आरोपियों के लिए आंखों में आंसू सोनिया गांधी के थे। ये होता है मुखौटा। ये बताइए, इनकी सरकार ने याकूब मेनन को फांसी दी,
और फिर याकूब के नमाजे जनाजा के पार्टी वाले लोगों को समर्थन देते हैं राहुल गांधी। ये होता है ये नहीं हुआ। 26/11 का हमला हुआ, इनकी सरकार ये मांगती थी जो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के आइडियोलॉग्स की आदत रही है, आप वही कर रहे हैं, मांगते थे। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जाके कहते थे कि 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये होता मुखौटा। और देखिए पवनजीत मुखौटे का दर्द इतना बढ़ गया कि 2014 में एक एंटोनी ने कहा जो आरएसएस से संबंधित ही आपको हार का कारण बना दिया, और हालत ये रही मुख पे मुखौटा चढ़ाते चढ़ाते। तो आपके लिए मैं माया मिली नाम तो नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। सही भी हो सकता है। अब मैं एक और बात साहब कह रहे थे, ये बताइए अरे तो आपकी सरकार फिर क्यों हाफिज सईद को मांग रही थी पाकिस्तान को? 1.5 गुना दिया जाएगा ना? क्या वो मिला? क्या वो झूठ नहीं था? सरकार सही थी। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ हुई या नहीं हुई? हमला आपकी सरकार के दौरान हुआ, फांसी हमारी सरकार ने दी। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? इसमें कहीं धर्म नहीं आता है। धर्म के नाम अगर इस्लाम को उसके ठेकेदारों से खतरा है तो मेरे हिंदू धर्म का भी, मेरे हिंदू धर्म के ठेकेदारों दुनिया को ये पता है कि क्या हुआ। महसूस करता हूं अपने धर्म पर, मैं चाहता हूं कि धर्म बना रहे। आपके धर्म को खतरा आपके सत्ता से सुधांशु जी। 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए। मुझे देख लीजिए, मौका भी आपने दिया है सुधांशु जी। ठीक है, एक एक करके जनता पार्टी ने 3 साल एक एक करके सुधांशु जी, मौका भी आप ही ने दिया, मौका भी आप ही ने। नकारात्मक आधार नकारात्मक नहीं है। हिंदू धर्म पे मुझे बहुत गौरव है, और उस गौरव को खतरा है आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसी आइडियोलॉजी की वजह से, अरे भाई मानसिकता की मैं वजह पहले से इनको साधुवाद हो रहा है हिमानी मेरे जी देश का, कि इन्होंने कहा जैसे एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन होता था, भाजपा के खिलाफ होगा। इसका मतलब मान लीजिए मुझे इस जमाने में कांग्रेस का युग था भारत की सदी में, अब भाजपा का युग आ गया। तिवारी जी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ ये हुड़दंगी कर रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर, उनकी आवश्यकता क्या है? चलिए ठीक, उन्हें डिसबैंड क्यों नहीं कर देते जब हर जगह तस्वीरें आ रही मुझे हैं? जवाब तो देने दीजिए। अभी तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि डिबेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी को पीट देते हैं, कहीं भी जाकर के अपने आप को एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा बताते हैं, किसी की भी दुकान बंद करा देते हैं। चलिए ठीक है, एक एक रिएक्शन देखिए उन्होंने शुरू किया तो मैंने तो आपके नेताओं के तथ्यात्मक जवाब दिए। चलिए ठीक है, शेष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? टॉपिक पे आते हैं। जी जी टॉपिक पे सुधांशु त्रिवेदी, राजीव रंजन और घनश्याम तिवारी और माननीय पवन खेड़ा की बातों से एक एक शब्द में चुराना चाहता हूँ जी। जो राजीव रंजन ने बात कही उसमें दम है, और इसमें मेरा अपना पोजीशन ये है कि ट्रम्प कार्ड तो हैं। योगी एक जो बीजेपी की जीत के जो नुस्खे हैं उसमें एकदम फिट बैठते हैं, उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अब उन्होंने साबित कर दिया इस इलेक्शन में, इसके पहले के इलेक्शन में माइनस मुस्लिम वोट उन्होंने डंके की जोड़ सरकार बनाई है। तो जो मुस्लिम ब्रांडिंग, एंटी मुस्लिम ब्रांडिंग है, उसमें योगी आदित्यनाथ सरफहरिस्त हैं। और ट्रम्प कार्ड होंगे, लेकिन ये जो पवन जी कह रहे हैं वो बात दिलचस्प है कि ट्रम्प कार्ड किसके होंगे, मोदी जी के होंगे कि अपने ही ट्रम्प कार्ड होंगे ये लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि और 2019 में उनको ये मालूम है, मुझे लगता है कि सुधांशु को भी मालूम है कि जो लुंज पुंज अपोजिशन इनको 2017 में मिला है वो नहीं मिलने जा रहा। कि अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव, इसमें दो राय नहीं कि 2012 के इलेक्शन में उन्होंने साइकिल चलाई थी और साइकिल चलाने से यूथ को साथ लिया था। तो इस बार उनके पास वोट तामझाम नहीं है। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, मुलायम सिंह के 526 धतिंगड़ जो कि दर्जा प्राप्त बन के घूम रहे थे और हर कस्बे में लूट मार मचाए हुए थे, वो भी नहीं है, सबको निकाल बाहर किया। ठीक है, वो साइकिल चलाएंगे। मायावती की समझ में आ चुका है कि वो टिकट बांट के, टिकट बेच के राजनीति नहीं होती, और कांग्रेसियों के समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी को के अलावा कोई ऐसा लीडर चलाना पड़ेगा जो कि चले। तो अगर ये तीनों ताकतें मिल जाती हैं तो राजीव रंजन की बात को मैं बोरो करता हूं कि वो फिर अजय कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें सुधांशु त्रिवेदी की जो बात है, लेकिन उन्हीं सब कॉम्बिनेशन को मिला के तो शायद अमित शाह ने या पीएम मोदी ने ये रणनीति तय की, और तभी तो योगी आदित्यनाथ सामने आए। हाँ, तो पहले तो वो थे भी नहीं। योगी आदित्यनाथ सामने मुखौटा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि दिग्विजय नाथ का जो वंशज है, जो वारिस है, जो गोरखनाथ का वारिस है, वो किसी के लिए शिखंडी का काम करेगा। बुरा मत मानिएगा, शब्द मैं कह रहा हूं, किसी के आगे नहीं खड़ा होगा वो जब भी लड़ेगा वो अपने ही लिए लड़ेगा। ये मेरा कन्विक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा हिमानी जी अंत में। जी जी। जो शेष नारायण जी ने बात कही
मैं उसकी बात को बिल्कुल शिरोधार्य करते हुए बोलता हूं, मगर यह भी हकीकत है कि 77 और 89 में कांग्रेस विरोध और 96 और 98 में भाजपा विरोध का अंततः परिणाम क्या हुआ सबने देखा। तो एक पंक्ति में कहूंगा कि अगर है वो खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और माना मुखालफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। इसलिए आश्वस्त रहिए, अंततः विजय भाजपा की हो। क्या बात है, वाह जी। तिवारी जी, हिमानी अभी मैं कुछ और वंदे मातरम बिल्कुल राजीव जी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। वंदे मातरम की बात आई थी, जो घनश्याम तिवारी ने वंदे मातरम पे ही एक प्रश्न खड़ा कर दिया। ऐसा कोई झूठ नहीं है जो कि वंदे मातरम भी प्रश्न खड़ा कर दिया। तिवारी जी एक सेकंड, एक और तिवारी जी हैं हमारे साथ, थोड़ा उनको भी मौका देते हैं। वंदे मातरम भी प्रश्न खड़ा कर दिया था, और ये बात सही थी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, उसके दर्शन हुए। लेकिन उस बहुत बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने क्रांतिकारियों को लेकर के, और लेकिन वहाँ ये भी कहा गया कि हम पर दबाव इस सरकार के आने के बाद ही है। पवन जी को उसका विरोध करना चाहिए था उनका, लेकिन पवन जी ने उनका विरोध नहीं किया। कि किस प्रकार की मानसिकता, यानी जिस वंदे मातरम के गीत को गा करके हमारे क्रांतिकारियों ने वो फांसी के फंदे पर झूल गए देश की आजादी के लिए, और उसी पर हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात की भी चर्चा नहीं हुई, जो बहुत बड़ा विषय था, उन्होंने कहा था हिंदुत्व की अवधारणा सही है इस विषय को लेकर के। तो उसके लिए एक सामने एक विजन रखना चाहिए कि जब हिंदुत्व की अवधारणा का सामने हमारे पास मील का पत्थर है, राम राज्य जिसमें कहते हैं दैविक भौतिक तापा, तो ऐसी परिस्थिति देश में खड़ी हो तो कहीं से तो शुरुआत होगी। और एक योगी ने ये बात शुरू की है, तो मुझे लगता है सबको उस विषय को लेकर आगे जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए राजीव रंजन जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं बस इतना ही कह रहा था कि तिरंगे को लेकर जो तिरस्कार का भाव आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कहूंगा, ये तो बहुत बाद में ये दल बना, लेकिन आरएसएस और तिरंगे का तिरस्कार का भाव, जो शहीद भगत सिंह ने जेल की डायरी में जो चीजें लिखी हैं, जो हिंदू सांप्रदायिकता को लेकर के, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को लेकर के, वो भी एक नसीहत है। प्रतीकों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से अंबेडकरवादी चिंतन और आरएसएस की विचारधारा का टकराव रहा है, आज सुविधा की राजनीति के लिए आप इन तमाम तथ्यों का गलत तरीके से अपने पक्ष में उसकी व्याख्या करा करके इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो देश को बचाने के लिए आज तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सामने एक चुनौती है। उन्हें मिलकर आपके फांसीवादी तौर तरीकों के खिलाफ एकजुट होना होगा, और ये समय की मांग है। एकजुट होना होगा और ये समय की मांग है। इसी पर सुधांशु जी रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक वाक्य कहूंगा, हमारा किसी से विरोध नहीं है। जनाब राजीव रंजन जी, आपके जो आइडियोलॉग थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे राम कृष्ण और शिव के बिना इस देश की कल्पना नहीं। महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के पितृ पुरुष, राष्ट्रपिता और आइडियोलॉग थे, उन्होंने ये कहा था कि राम राज्य ही इस देश को ला सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर की आपने बात कही तो रिकॉर्डेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि वो संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हम लोगों की दिनचर्या की शुरुआत हमारा ही विचार है, भगवान राम की आराधना से ही होती है। ये जिसको आप हिंदुत्व के सांस्कृतिक हमारी जो चिंता का सबब है वो हिंदुत्व के जो राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग कर रहे हैं इस अवधारणा का, उनके खिलाफ हम हैं। हिंदू होने के लिए हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं को सर्व करना पड़ेगा, हिंदी भाषा को हर जगह लागू किया जाएगा, और डेमोक्रेसी एक उत्तम सॉल्यूशन नहीं है। आप दूसरों के आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, थोड़ा गुरु गोलवालकर जी ने जो बंच ऑफ थॉट्स में कहा है और नेशन रिडिफाइंड में कहा है, वो भी बता दीजिए कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए क्या कहा है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, वक्त हो चुका है जनता की राय दिखाने का। ट्विटर पर हमने आपसे ये पूछा था कि क्या योगी का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड बनेगा। हमारे पास जो जवाब आए हैं, 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ ये ट्रम्प कार्ड साबित होगा। 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना में जवाब दिया है कि नहीं, ट्रम्प कार्ड साबित नहीं होगा।